हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स की जी हाँ कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक के पहुंच चुके हैं हम 11 पाठ पर। और क्रैश कोर्स में हम बड़े जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपकी परीक्षाओं में आप बहुत अच्छा करके दिखा सकें। पाठ 11 का नाम क्या है? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। कौन थे अभी हम पता कर लेंगे। ये पाठ लिखा किसने है? प्रहलाद अग्रवाल जी ने। और साथ ही साथ इसमें कुछ आप बहुत खास देखने वाले हैं। और खास देखने से पहले हम जानते हैं श्री प्रहलाद अग्रवाल जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, जिससे आपको यह पता चले कि हिंदी साहित्य में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है। तो आइए चलते हैं। भारत की आजादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल जी का जन्म हुआ था। भारत की आजादी कौन से वर्ष थी? 1947 में। ठीक है। हिंदी से एमए तक शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोर वैसे ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का बड़ा शौक रहता है। आपने सुना ही होगा कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो जिसकी गांव में भी कहावत थी कि बारे टक बुढ़ापे टक। अब आप सोच रहे होंगे टक टक क्या है? टक मतलब आदत, बारे मतलब बचपन में जो आदत रहती है वही बुढ़ापे तक भी आदत रहती है। तो जो भी व्यक्ति है, जो जिस तरह की उसकी आदतें रहती हैं या जिस तरह का उसका रुझान रहता है, रुचि रहती है, शौक रहते हैं, वो बचपन से ही वैसा रहता है। बहुत सारे आप भी अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं या मम्मी भी आपको बहुत बात बात पर बताती होंगी कि हाँ ये तो बचपन से ही ऐसा है, ये तो बचपन से ही ऐसा करता है, ये बहुत शरारती है। कुछ बच्चे फिर बाद में जाकर थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो इनकी शुरू से ही क्या रहा है? शुरू से ही फिल्मों के प्रति इनका अधिक रुझान रहा है। बहुत इंटरेस्ट रखते थे ये। इन दिनों सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कर रहे हैं। प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं। अभी कहां है वो? सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय। महाविद्यालय मतलब कॉलेज। प्राध्यापन कर रहे हैं मतलब प्रोफेसरी। ठीक है। अब फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विषय बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। कृत संकल्प मतलब अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना। ये इनकी कृतियां हैं। किसकी? प्रहलाद जी की। ठीक है। सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अतृप्त, अतृप्त मतलब अनसेटिस्फाइड। ठीक है। गुरुदत्त, उत्ताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओ रे माझी, विमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक, 21वीं सदी का सिनेमा। ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं, ध्यान रखिएगा। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। वैसे तो बोर्ड परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एक दो यदि आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी सीखते हैं हम, वो कभी ना कभी हमारे काम आता है और हमें उस वक्त बड़ी खुशी होती है कि वाह अच्छा रहा जो हमने उस वक्त पढ़ लिया था। आइए चलते हैं तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ की तरफ, जिसमें प्रहलाद जी ने किस तरह से उनके बारे में बताया है, क्या बताना चाहते हैं एक शैलेंद्र जी के बारे में। शैलेंद्र जी जिन्होंने अपने जीवन में मात्र एक फिल्म बनाई थी और वो एक फिल्म ही इतनी सुपर डुपर हिट हुई। फिल्म से पहले उसके गाने हिट हो गए थे। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ठीक है। तो प्रहलाद जी को बचपन से ही फिल्मी इतिहास पर चर्चा करने और जानने का शौक रहा है, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो वे फिल्म जगत से जुड़े लोगों पर कुछ लिख चुके हैं। प्रस्तुत पाठ फिल्म तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र जी को समर्पित है। अब ये जो पाठ उन्होंने लिखा है वो शैलेंद्र जी को समर्पित किया है। कभी कभी कोई फिल्म ऐसी आती है जो इसको याद तक रहती है। तीसरी कसम साहित्य की अति मार्मिक कृति है। मार्मिक का अर्थ होता है बेटा मन को छूने वाली, बिल्कुल मन को छू लेने वाली, या कितने हार्ट टचिंग है,
छूने वाली। ठीक, तो तीसरी कसम जो है वो मन को छूने वाली है, जिसे सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता के साथ उतारा गया है। यह फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी गई कविता है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। ना तो उन्होंने इससे पहले कोई फिल्म लिखी थी, ना ही इससे के बाद कोई फिल्म लिखी है, लेकिन ये अब देखो सेल्यूलाइड क्या है, देखते हैं हम। कविता को कैमरे से जो रील्स रहती है ना बेटा, उनको बहुत जल्दी जल्दी चलाकर, कितनी कठिनाई होती थी पहले, जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, तो ब्लैक एंड व्हाइट, फिर बोलती हुई, फिर पहले मूक फिल्म आती थी, बोलने आवाज का रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो 11th-12th में यदि आप हिंदी लेते हैं तो उसमें भी दिया है बहुत अच्छे से। तो यहां पर, और आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए सिनेमा के बारे में, फिल्मी जगत के बारे में, राजनीति के बारे में, भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में। ये आगे आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, और साथ ही साथ अपना ज्ञान बढ़ाने में कभी घाटा नहीं है। जितना हम अपनी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला था, गोल्ड मेडल मिला था राष्ट्रपति, तथा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो तीसरी जो कसम थी उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और साथ ही साथ बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसे केवल कवि हृदय ही बना सकता था। इस फिल्म से आर्थिक लाभ की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। शैलेंद्र जी की जो इच्छा है वो उन्होंने राज कपूर जी को शब्द दिए हैं, और राज कपूर जी ने शैलेंद्र के शब्दों को पर्दे पर साकार किया। कवि लिखते हैं, लेकिन जो एक्टर्स रहते हैं, जो अभिनेता रहते हैं, वो उन शब्दों में जान डाल देते हैं, एकदम जीवंत होता है। ऐसा लगता है कि वो कोई अभिनय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तविकता के साथ वो घटना घटित हो रही है। कितनी बड़ी बात है एक कलाकार की। तभी लिखा है कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए, और साथ ही साथ राज कपूर जी ने शैलेंद्र के शब्दों को पर्दे पर साकार किया। दोनों दोस्तों की दोस्ती की गवाह बनी ये फिल्म। राज कपूर जी ने बिना पारिश्रमिक लिए ये फिल्म की, कोई उन्होंने इसके लिए मनी नहीं ली थी, पैसा नहीं लिया था। और जब पहली बार वो गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो शैलेंद्र, मैं तुम्हारी इस फिल्म में काम करूंगा, लेकिन मुझे पहले अपना पारिश्रमिक चाहिए, दोगे? दो। तो एकदम से शैलेंद्र जी तो चौंक गए कि मेरा मित्र है और एडवांस पैसे मांग रहा है। आगे देखते क्या होता है। तीसरी कसम फिल्म कितनी भी महान फिल्म क्यों ना रही हो, परंतु ये कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया था। अदरवाइज जो साहित्य रचना रहती है उसके साथ बहुत फेरबदल करके, छेड़छाड़ करके, उनको परिवर्तित करके दिखाया जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी रचना थी, एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो जिस तरह की साहित्य रचना की गई थी उसी तरह से फिल्म भी प्रस्तुत की गई थी। शैलेंद्र ने इतने बड़े स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन में राज कपूर कहीं खो गया था। छीट की साड़ी में लिपटी हीराबाई ने जब हीरामन से पूछा, मन समझती हैं आप? तब हीराबाई ने जुबान से नहीं, आंखों से बोलती हैं। दुनिया की सारी भाषाएं उस अभिव्यक्ति को नहीं छू सकती। कहने का मतलब आंखों से बोलती हैं। गाने सुने, आंखों ही आंखों में क्या कह दिया। तो ये सिर्फ गाने हैं, लेकिन वास्तव में जब व्यक्ति को मन को छू लिया जाता है या मन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है तो आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ये फिल्म को या जो जिस तरह से साहित्य में दिखाया गया था पूरी तरह से इसमें न्याय किया गया है। छींट की साड़ी मतलब बिल्कुल सूती की साड़ी, सूती मतलब कॉटन, सूती की साड़ी, ठीक है, सूती की साड़ी। लिपटी हीराबाई ने जब हीरामन से पूछा, मन समझती हैं आप? तब हीराबाई ने जुबान से नहीं, आंखों से बोल दी। आंखों से बोलकर उन्होंने सब कुछ कह दिया। दुनिया की सारी भाषाएं उस अभिव्यक्ति को नहीं छू सकती। इतने अच्छे से अभिव्यक्त किया था उन्होंने कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि क्या बात है। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाड़ी वान
चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, ऐसा गाना है। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, ठीक है। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, क्या बात है। नौटंकी की बाई और गाड़ीवान का अलापन अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सब नीले कहे कहे, मतलब कहने का मतलब कि वो जो फिल्म थी पूरे मन से जुड़ी हुई थी और एकदम कनेक्टेड थी, और उस समय की ये फिल्म सबसे लोगों को बहुत पसंद आई थी, तभी तो राष्ट्रपति द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया। शैलेंद्र मुकेश का गीत सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग ना बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार। मुकेश जी की आवाज का, मुकेश जी को आप जानते होंगे, आपने उनकी आवाज सुनी होगी। अद्वितीय हो गया, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस फिल्म में राज कपूर की मासूमियत अपने चरम पर थी। इसमें राज कपूर हीरामन के साथ एकाकार हो गया। हीरामन की जो भूमिका राज कपूर जी ने निभाई थी वो बिल्कुल साकार हो उठी। ऐसा लगता ही नहीं था कि राज कपूर जी अभिनय कर रहे हैं। गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाले जो थे, उसी की भांति राज कपूर जी लगते थे और उनको बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई एक्टिंग कर रहा है, वो स्वयं हीरामन ही बन गए थे। इतना बड़ा शोमैन हीरामन के व्यक्तित्व में ढल गया था, इतना बड़ा। उस समय राज कपूर जी का जो नाम था, फेम था, बड़ा मतलब लोकप्रिय थे राज कपूर जी। अच्छा, राज कपूर जी, राजकुमार अलग, राज कपूर जी अलग, ठीक है। तीसरी कसम की पटकथा स्वयं इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने तैयार की थी। कहानी की छोटी छोटी बारीकियों पर पूरा ध्यान दिया गया, एक एक भावना साक्षात पर्दे पर उतर आई। गाने में दसों दिशाएं और भी बहुत सारी बातें। अभी हम देखो, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। तो इस फिल्म में मुख्य रूप से यही बताया है कि किस तरह से कार्य किया जाता था और कैसे पहले एक एक फोटो या फिल्म पिक्चर से लेकर फिल्म को बनाया जाता था, रीस तेज घुमाई जाती थी। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी जिसमें वो इतने अच्छे से बच्चा बनाता है, बहुत सारी पिक्चर बनाता है, मम्मी पापा के हाथ पकड़े हैं और धीरे धीरे उसका हाथ छूट जाता है। मतलब देख रहे हैं ना कि जब एक पेज हम तेज तेज पलटते हैं या पलट जाते हैं तो भी वो एक चलचित्र नजर आता है। तो ये वीडियो ऐसे ही बनाया गया था, इसीलिए इसको लिखा है। अब सेल्यूलाइड की कविता क्या है उसको आप समझेंगे। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। इस पंक्ति का आशय है कि जीवन में आई हुई कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में दुख, कष्ट और तकलीफें आती रहती हैं, परंतु उनमें हमें उनसे हार ना मानकर साहसपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। व्यथा आदमी को पराजित नहीं, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। व्यथा मतलब तकलीफें, दुख, पीड़ा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आते हैं तो हम हार गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। कभी जब हम छोटे बच्चे को देखो आप, जब कभी छोटा बच्चा गिर जाता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है, फिर भागने लगता है, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। तो कहने का मतलब कि जो मुश्किलें, परेशानियां हैं वो हमें पीछे नहीं धकाती हैं, कमजोर नहीं करती हैं, हराती नहीं है, वो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तो जीवन में आई हुई कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ना है। जिंदगी में दुख, कष्ट और तकलीफें आती हैं, परंतु हमें उनसे हार ना मानकर साहसपूर्वक उनका सामना करना चाहिए, ये दिखाया है। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो शैलेंद्र के गीत भावपूर्ण थे। उन्होंने धन कमाने की लालसा में गीत कभी भी नहीं लिखे। समझ में आया? गीत उन्होंने कभी भी धन कमाने के लालच से नहीं लिखे हैं। गीतों के साथ हमेशा वे न्याय करते थे। तो
उनके गीतों की विशेषता थी कि उनमें घटियापन या सस्तापन बिल्कुल नहीं होता था। ये नहीं कि कुछ लोग नहीं, भाई पब्लिक की डिमांड है, जैसा पब्लिक को चाहिए हम तो वैसा दिखाएंगे, गीत को थोड़ा तोड़ मोड़ लेते हैं, पब्लिक को चाहिए थोड़ी फूहड़ता, मनोरंजक, थोड़ा क्लाइमैक्स। नहीं है, उनके गीत वैसे ही थे जैसा कहते हैं कवि हृदय, रचनाकार या कवि जो रहते हैं उनकी रचनाओं में उनका व्यक्तित्व झलकता है। जैसे हम आपने हरिशंकर प्रसाद जी का नाम सुना होगा, प्रेमचंद जी का नाम सुना ही होगा, है ना। तो उनकी जो रचना है वो उनके व्यक्तित्व को सामने लाती हैं। निराला जी का नाम सुना होगा, कितने दुखी थे अपने जीवन में, पत्नी का देहावसान हुआ, इकलौती उनकी पुत्री थी, पुत्री का भी विवाह के समय, विवाह के बाद फिर देहांत हो गया। तो उनकी करुणा, उनका दुख उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। तो इसी तरह से जो शैलेंद्र जी थे वो अपनी रचनाओं में कभी भी उनके साथ उन्होंने घटियापन नहीं किया, सस्तापन नहीं किया, किसी को सुनना है सुनो, नहीं देखना है नहीं देखो। ठीक ये तीसरी कसम जो थी फिल्म, उनकी रचना, उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। जबकि राज कपूर जी ने उन्हें कहा था कि देखो मुझे नहीं लग रहा है कि ये फिल्म इतनी चल पाएगी, इससे कोई आमदनी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे पैसे की धन लिप्सा नहीं है, मैं तो बस अपनी खुशी के लिए इसको पर्दे पर उतारना चाहता हूं। और बहुत दिनों तक इस फिल्म को खरीदार नहीं मिले थे, वितरक नहीं मिले थे, प्रोड्यूसर नहीं मिले थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि भाई चलो ठीक है जमाना कहता है कि हमें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना। आधुनिकता तभी होगी जब हम अपने पहनावे में आधुनिकता लाएंगे, हमारे खाने में आधुनिकता लाएंगे। दाल चावल को हम अच्छे से आलती पालती मारकर नीचे भोजन करते थे ना, आराम से हाथ से खाते हैं, कढ़ी चावल हुए, दाल चावल हुए। लेकिन अब कहीं जाना है तो नहीं नहीं नहीं, फोक कांटा ये सब यूज करके हमें खाना है। क्यों? क्योंकि भाई हम विकसित हो रहे हैं और हमें विकास करना है, तो हमें इन सब का ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसी बातें चलती हैं। लेकिन जो अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं, जो अपने बात के पक्के होते हैं, वो इस तरह से कभी भी अपने सिद्धांतों को बदलते नहीं है। ठीक है, उनके द्वारा रचित गीत उनके दिल की गहराइयों से निकले हुए थे और उन्होंने कभी भी उनको सस्ता नहीं किया। फिल्म श्री 420 के गीत, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, इस पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति जताई थी। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हुआ था कि संगीतकार जय किशन जी ने इस पर आपत्ति जताई थी? उनका गीत जो था रातों दसों दिशाएं से कहेंगी अपनी कहानियां, तो संगीतकार जय किशन जी ने कहा कि भाई दिशाएं तो 4 होती हैं, ऑडियंस, पब्लिक, दर्शक कैसे इसको डाइजेस्ट करेंगे, कैसे इसको मतलब देखेंगे, झेलेंगे? 10 दिशाएं कहाँ होती हैं? उन्होंने कहा कि देखिए मेरे गीत के अनुसार मुझे पता है कि हाँ, आप देख ना, पूरा पश्चिम, पश्चिम उत्तर, है ना, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, फिर ईस्ट वेस्ट, ये जो रहती हैं उनको 10 दिशाएं कहा है। तो उन्होंने आपत्ति की थी क्योंकि उन्होंने दर्शकों के तकाजे से, दर्शकों के नजरिए से उसको देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने गाने के बोल परिवर्तित नहीं किए। रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन को आपत्ति थी क्योंकि सामान्यतः दिशाएं होती हैं 4। वे 4 दिशाएं शब्द का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन शैलेंद्र तैयार नहीं हुए। वे कलाकार का दायित्व मानते थे, उथलेपन पर विश्वास नहीं करते थे। हिंदी में आपको पता ही होगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पता है कि नहीं? अक्सर बच्चे पूछते हैं मैडम पूर्व किसे कहते हैं, पूरब किसे, पूरब भी लिख सकते हैं और पूर्व भी लिख सकते हैं। तो पूर्व, पश्चिम, ठीक है, ये अपना पश्चिम है, ये अपना उत्तर है और ये दक्षिण मतलब साउथ। तो आपको पता होना चाहिए साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो आपको हिंदी में भी दिशाओं के नाम पता होना चाहिए, किसे क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। और आपने ये तो जरूर बिल्कुल पढ़ा होगा कि कैसे हम पता करें
जब कभी हमें दिशाओं के बारे में पता नहीं है, तो हम यदि सूरज हमें उगता हुआ नजर आ रहा है तो हम सूरज की तरफ जब फेस करके खड़ा होते हैं, है ना, हम पूरब की तरफ खड़े हैं तो हमारे पीठ के पीछे पश्चिम है, दाईं तरफ दक्षिण है और बाईं तरफ उत्तर है। इतना ध्यान रखना है, ये नियम है कि जब सूरज की तरफ हम फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे पीठ के पीछे रहता है पश्चिम, ठीक है, दक्षिण दाईं तरफ और उत्तर बाईं तरफ। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? अभी मैंने आपको बताया कि उनकी फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे, वितरक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सब लोग पटकथा पढ़ते, कहते नहीं नहीं नहीं, ये दर्शकों के तकाजे पर खरी नहीं उतरेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी, कौन देखेगा इसको, बोरिंग सी फिल्म है, इसमें कुछ मसाला नहीं है, चटकारा नहीं है, ठीक है। तो यह फिल्म एक सामान्य कोटि की मनोरंजक फिल्म ना होकर एक उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। इसमें बिल्कुल कोई ऐसा फूहड़ता नहीं दिखाई गई थी। इस फिल्म में अनावश्यक मनोरंजन मसाले नहीं डाले गए थे। साथ ही फिल्म वितरक इस फिल्म की करुणा को पैसे के तराजू में तौल रहे थे, ठीक है, पैसे के तराजू में तौल रहे थे और कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। अब वो ये सोच रहे थे कि भाई देखो, यदि हम खरीदेंगे और इसको आमदनी नहीं हुई तो हमारा पैसा चला जाएगा, सबको लाभ, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बस पैसे के पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है और पैसे के पीछे भागते भागते रिश्ते नाते भावनाएं सब जैसे गायब होते जा रहे हैं। यही कारण था कि उनको खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? तो शैलेंद्र ने एकमात्र फिल्म बनाई थी जिसका नाम था तीसरी कसम। शैलेंद्र ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया, तीसरी कसम ही उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। बेटा अब हम चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ध्यान दीजिएगा कि पिछले 4-5 वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में इस पाठ से किस तरह के प्रश्न आए थे। अब आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और उनका उत्तर कैसे लिखना चाहिए वो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिल्मकार शैलेंद्र के बारे में लेखक ने क्या कहा है? उन कथनों से आपके मन में शैलेंद्र की कौन सी छवि उभरती है? सबसे पहली बात कि बोर्ड परीक्षाओं में एनसीईआरटी के प्रश्न एज इट इज नहीं पूछे जाते, उनकी संरचना, उनके फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिल्मकार शैलेंद्र के बारे में लेखक ने क्या कहा? लेखक कौन? प्रहलाद जी, ठीक है। तो फिल्मकार शैलेंद्र के बारे में लेखक ने क्या कहा? उन कथनों से आपके मन में शैलेंद्र की कौन सी छवि उभरती है? लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी ने शैलेंद्र जी के बारे में क्या कहा और उन्होंने जो कहा उसको सुनकर पढ़कर आपके मन में शैलेंद्र जी की कैसी इमेज बनती है, कैसी छवि उभरती है? फिल्मकार शैलेंद्र के बारे में लेखक ने कहा है कि वे एक विशेष प्रकार के संवाद और व्यंग का उत्तम प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से संवाद और व्यंग का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते थे, उनका प्रेजेंटेशन बड़ा कमाल का था, डायलॉग्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे से लिखते थे, उनमें दम रहती थी कि जो भी बस सामने वाला यदि कोई फिल्म अभिनेता मिल जाए, उन डायलॉग्स को उन्हीं के बिल्कुल जैसा वो चाहते हैं वैसा यदि प्रस्तुत कर दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, ठीक है। उनकी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों का संवादित करने की खासियत थी। सामाजिक मुद्दे जो सोशल इश्यूज रहते हैं उनके बारे में वो बहुत अच्छे से लिखते थे, उनकी खासियत थी। जो आम जनता की भावनाओं को छूने की क्षमता रखती थी, जो आम जनता, क्योंकि अक्सर समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपनी टांगे पसारते रहते हैं या निम्न वर्ग के लोगों पर शोषण करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है वो छुपी हुई रह जाती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन रचनाकार, लेखक, कवि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खास तौर से उन्हीं पर रचनाएं करते हैं ताकि आम जनता तक उनकी स्थिति, उनके रहन सहन, उनकी परेशानियों का पूरा जो चिट्ठा है वो समझ सके। तो इनकी रचनाएं कैसी रहती थी? सामाजिक मुद्दों का संवादित करने की खासियत थी। जो भी सामाजिक मुद्दे हैं जो आम जनता की भावनाओं को छूने की क्षमता रखती थी, उनके फिल्मों में व्यंग और संवाद के माध्यम से
सामाजिक उत्थान और अधोगति का मुद्दा उठाया गया। सामाजिक उत्थान की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज नीचे की ओर जा रहा है, उच्च वर्ग और उच्च होता जा रहा है और निम्न वर्ग कहीं ना कहीं और निम्न होता जा रहा है। समझ रहे हो? अमीर और अमीरी की ओर चले जा रहा है और गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाए? कौन उनकी ओर देखेगा? कौन ध्यान देगा? समाज का कोई व्यक्ति देना ही नहीं चाहता ध्यान, लेकिन कुछ जो सोचते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, वो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से उनकी परेशानियों को पब्लिक के सामने लेकर आते हैं, उजागर करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इसी तरह का जो गर्त में जा रहे हैं लोग, या जो बिल्कुल छुप गए हैं, कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए हैं, मार्जिन हो गए हैं, जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, उनके बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा उनकी रचनाओं में मानवता और इंसानियत की महत्ता को उजागर किया गया है, जो कहीं ना कहीं गायब सी होती जा रही है। हम इंसान हैं, लेकिन क्या वास्तव में हर एक व्यक्ति में इंसानियत है? हमने मनुष्यता कविता पढ़ी थी बेटा, है ना? मनुष्य की वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो इंसान है, क्या इंसानियत है? हम मानव हैं, क्या मानवता है? हम मनुष्य हैं, क्या हम में मनुष्यता है? या सिर्फ ढांचा जो हमारा दिखाई दे रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसी के आधार पर हम अपने आप को मनुष्य समझ बैठे? मन का जो कर्म है, धर्म है, जो मानवता सबसे बड़ा धर्म है, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? खास तौर पर इन मुद्दों पर उनकी रचनाएं होती थी। और मानवता का सबसे बड़ी पहचान क्या है? परोपकार। परोपकार के अंतर्गत दया, ठीक है, मदद, सहायता, किसी जरूरतमंद की सहायता करना। लेकिन अक्सर जो पूंजीपति वर्ग है या उच्च वर्ग के लोग हैं, वो अपने पैसों को फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। चाहे तो उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम जानते हैं बेटा कि गरीबी इतनी है कि कितना भी सुधार कर लो, गरीबी कभी खत्म नहीं होने वाली। एक और मैं यहाँ पर गरीबों की भी एक बात कहना चाहूंगी, जो स्लम्स या जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, उनकी भी ये आदत बन जाती कि यदि उनको कोई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या किसी के अंतर्गत उनको रहने का घर या फ्लैट दे दिया जाए, तो उसको वो बेच देते हैं और फिर से झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते हैं। ये भी उनकी मानसिकता है कि कितना भी होगा हमें ऐसे ही रहना है। और हमें मतलब उनका पैसे से कहीं ना कहीं सोच भी निर्भर करती है कि हमें ऊंचाई की ओर जाना है या जैसा है जीवन वैसा ही रहना है। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बातों को भी आपको हमेशा याद रखना है कि सपने हमेशा बड़े देखना है। और सपने वो नहीं जो सोए हुए देखे जाते हैं, सोते हुए देखे जाते हैं या बंद आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। आई एम द बेस्ट, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day। ये 5 सेंटेंसेस जो हैं, ये जो 5 वाक्य हैं, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत की ऑफ सक्सेस, कह सकते हैं कि सफलता की चाबी है। यदि हम अपने आप पर विश्वास करेंगे, हम आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे ना, तब जाकर रास्ते खुले नजर आएंगे। हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो अपने आप दरवाजा हमारे पास चलकर नहीं आएगा। यदि हमें बाहर जाना है तो दरवाजे तक जाना होगा ना बेटा, दरवाजा तो हमारे पास नहीं आएगा। यदि हमें भोजन करना है तो थाली में से रोटी टुकड़ा कौर तो तोड़ना होगा, अपने आप तो नहीं जाएगा। तो कर्म तो करना है, कर्मा तो है। ठीक है, तो यहां उनकी रचनाओं में मानवता और इंसानियत की महत्ता को उजागर किया गया है। उनकी कहानियों में गहरा संवेदनशीलता और मानवीय संबंधों को उजागर किया है। इन सभी विशेषताओं के माध्यम से शैलेंद्र की छवि मनुष्यतावादी, समाज सेवी, विचारशील व्यक्तित्व के रूप में उभरती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि शैलेंद्र जी जो थे वो बहुत ही प्रेरक व्यक्ति रहे हैं और उनकी रचनाओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का यही उद्देश्य है। हमारी फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के आधार पर उत्तर दीजिए कि जो भी फिल्में रहती हैं या जो भी समाचार रहते हैं, उन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया जाता है? क्यों बताया जाता है? टीआरपी पाने के लिए एक छोटी सी राई का पहाड़ बना दिया जाता है और साथ ही साथ ऑडियंस या दर्शकों की इमोशंस को, उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है कि यदि जो दिखाया जा रहा है, मान लीजिए कोई सीन है कि उसमें हीरो रो रहा है, हीरोइन रो रही, जो भी है,
सामने वाले दर्शकों की आंखों से भी आंसू आना चाहिए, ये उनकी सोच रहती है। स्क्रिप्टेड है सब। और बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज भी आते हैं जिसमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, टिन टिन म्यूजिक बजेगा बड़े अच्छे से कि बर्तन मांजते थे या इकलौते थे या ऐसा काम करते थे, और पूरा का पूरा ऑडियंस रोने लगेगी, वहां पर जो बैठे हैं वो रोने लगेंगे। बस उनका टारगेट पूरा हो गया कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्लास 12th में कैमरे में बंद अपाहिज कोर्स, ये जो आरोह किताब है उसमें बहुत अच्छे से दिया है कि कैमरे में बंद अपाहिज, एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाकर उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप अपाहिज हैं? अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा है अपाहिज ही तो है। क्या आपको अपाहिज होने में दुख होता है? और जब आप अपाहिज हुए होंगे तब कितना कष्ट हुआ होगा आपको। वो इतना रोता है, उसको इतना रुला दिया जाता है कि उसकी आंखें फूल जाती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि वो ऑडियंस को, दर्शकों को रुला दें। तो यहां पर भी यही है कि दो त्रासद स्थितियों का चित्रांकन जो है बड़े ग्लोरीफाई तरीके से दिखाया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। रियल कुछ और होता है, रील कुछ और होती है, ठीक है, तो उसको दिखाया जाता है। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके। बहुत से सीरियल्स हैं, ठीक है, बहुत सी फिल्में हैं। अब वो जैसे कि मान लीजिए हम किसी देशभक्ति की फिल्म देख रहे हैं या बॉर्डर, इस तरह की मूवीज देख रहे हैं, वो अलग है, वो इमोशंस अलग है, वो उन्होंने वहां रियल किया है। और ये वाली फिल्म जो रहती है, जैसे शेरशाह मूवी आई, अभी फिल्म आई, उसमें तो बहुत कम दिखाया गया था। वास्तव में तो बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा होता है उसको थोड़ा कम करके दिखाया जाता है, लेकिन जो कम होता है उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि लपेटते रहो बस, और उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो यहां पर क्या किया जाता है, ताकि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके। फिल्म निर्माता का उद्देश्य केवल टिकट विंडो पर ज्यादा से ज्यादा टिकटें बिकवाना और अधिक से अधिक पैसा कमाना ही होता है। सबसे बड़ा उद्देश्य उनका है ज्यादा से ज्यादा टिकट बिकवाना। इसलिए दुख को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं होता। दर्शक उस दुख के जादू में सम्मोहित होते चले जाते हैं और कथानक को बहुत दिनों तक भूल ही नहीं पाते कि यार उनकी मूवी या उसकी फिल्म थी, बहुत गजब की थी। अच्छा, अरे देखना जरूर, एक ने दो, दो चार, ऐसे गुणात्मक वृद्धि होती जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये बेटा प्रश्न है बोर्ड परीक्षाओं के, समझ में आया? सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए। तीसरी कसम के हीरामन की क्या विशेषता थी, उनके अभिनय के बारे में पाठ में क्या कहा गया है। सबसे बड़ी बात कि जो हीरामन नामक हीरो थे, कौन थे? राज कपूर जी। तो उनके अभिनय के बारे में पाठ में क्या कहा गया है? तीसरी कसम के हीरामन की क्या विशेषता थी, उनके अभिनय के बारे में पाठ में क्या कहा गया। राज कपूर जी शोमैन, एक बहुत उभरते हुए कलाकार, एक पॉपुलर थे, बहुत फेमस थे। लेकिन जब तीसरी कसम में उनको एक गाड़ी समझते हो, बैलगाड़ी चलाने वाले की एक भूमिका दी गई, तो उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से अभिनय किया गया कि कोई ये सोच ही नहीं पा रहा था कि ये अभिनय कर रहा है, ये वही राज कपूर जी हैं जिनको पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। साधारण से कपड़ों में, एक बिल्कुल आम, मतलब मिडिल से भी लोअर मिडिल क्लास गाड़ीवान की भूमिका में जब वो थे, और उन्होंने अपने किरदार को इस तरह जीवंत किया कि उस हीरामन को कोई नहीं भूल पाता ठीक है। तो तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने अपने इस महान व्यक्तित्व को पूरी तरह से हीरामन बना दिया। पूरी फिल्म में राज कपूर कहीं पर भी हीरामन का अभिनय करते नहीं दिखे। समझ रहे हैं बेटा? क्या कहा है कि पूरी जो फिल्म थी उसमें राज कपूर जी हीरामन का अभिनय करते दिखे ही नहीं। अब आप सोच रहे हैं तो क्या किया उन्होंने? अरे वो हीरामन ही बन गए थे, अभिनय दिख ही नहीं रहा था कि कहीं एक्टिंग चल रही है, एकदम रियलिस्टिक, पूरी की पूरी तरह से वास्तविक। तो राज कपूर कहीं भी अभिनय करते नहीं दिखे, बल्कि वे खुद ही हीरामन बन गए थे। और यदि इस तरह से अपने किरदार को
इस तरह से अपने कार्य को किया जाए तो कैसे नहीं अपने कार्य के साथ न्याय होगा। अपने हर एक कार्य को जब हम न्याय के साथ करते हैं और उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो उस कार्य को सफलता मिलनी है। बस हमें ये नहीं कि हमें अच्छा करना, अच्छा हो जाए, फल अच्छा मिले। फल की चिंता करोगे तो कर्म से व्यथित हो जाओगे, कर्म करोगे तो फल अपने आप आएगा। फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। फल की चिंता करने में हम कर्म उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो कर्म करते हैं, जो भी कार्य अभी वर्तमान में हमारे पास है, उसको हमें बहुत अच्छे से करना है। जो भी कार्य, चाहे आप पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, लिख रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट उसमें आप पूरा फोकस करिए, उसमें पूरा ध्यान केंद्रित करिए, अपने आप सब सही होता है। ठीक है। ऐसा हीरामन जो हीरा बाई की मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर अपना सब कुछ हारने को तैयार था और हीराबाई के थोड़ा सा भी गुस्सा होने पर अपने आप को, ठीक है, दोषी ठहराता हुआ सच्चा हीरामन बन जाता है। शैलेंद्र ने इस फिल्म में गाड़ीवान हीरामन का राज कपूर को हावी नहीं होने दिया। वाह क्या बात है। अब जो भूमिका उनको दी गई थी गाड़ीवान की, वो गाड़ीवान ही बने रहे राज कपूर जी। राज कपूर जी कैसे थे, राज कपूर जी किस तरह का अभिनय करते थे, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। वहां जिस तरह का शैलेंद्र जी ही गाड़ीवान को चाहते थे, राज कपूर जी बिल्कुल डिट्टो हूबहू गाड़ीवान ही बन गए थे। तो ये था उनका किरदार, इसलिए उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई थी। शैलेंद्र के गीतों की दो विशेषताएं लिखिए। शैलेंद्र के गीत किस तरह के होते थे ये आपको बताना है। तो दो विशेषताएं क्या होंगी बेटा? शैलेंद्र के गीतों में उच्च कोटि के भाव होते थे, उच्च कोटि के भाव। यहां कुछ भी सस्तापन नहीं था, कुछ भी फूहड़ता नहीं थी, कुछ भी दिखावटीपन नहीं था। गीतों में उच्च कोटि के भाव होते हुए भी भाषा सरल होती थी ताकि सबको समझ में आ जाए। उनके गीतों में सिर्फ करुणा ही नहीं बल्कि जूझने का संघर्ष भी था, संकेत भी था। जो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ करुणा हो, बल्कि संघर्ष को भी पूरी तरह से दिखाया गया था। जूझना, जूझना मतलब समझते हो, किसी चीज के प्रति प्रयासरत रहना, संघर्ष करना, तो उसका भी संकेत था। ऐसी प्रेरणा भी मौजूद थी जिसके बल पर अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उनके सभी गीत भाव प्रवण थे, कठिन नहीं। भावनाओं से ओतप्रोत थे, कठिन बिल्कुल नहीं थे। चाहे वो दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, मतलब वो गाड़ी पर बैठे बैठे गीत गा रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे से ये कि सजनवा बैरी हो गए हमार, बहुत सारे ऐसे गीत थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो जो गाड़ीवान का जो किरदार था वो राज कपूर जी ने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि लोग आज भी राज कपूर जी को गाड़ीवान के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके किरदार को बहुत याद किया जाता है। इसी कारण उनके गीतों के लिए कहा गया कि उनमें शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई थी। अर्थात शैलेंद्र के गीतों में शांत नदी जैसी सरलता होती थी और समुद्र की गहराई जैसे अर्थ छुपे हुए थे। क्या कहा गया बेटा? शांत नदी का प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, वेग, स्पीड, फ्लुएंसी, और समुद्र की गहराई थी। अर्थात शैलेंद्र के गीतों में शांत नदी जैसी सरलता और समुद्र की गहराई जैसे अर्थ छुपे हुए होते थे। उनके गीतों की यही विशेषता थी। अगला प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया था, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? ये फिल्म बहुत 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 आता है, इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए आप, बहुत आता है इस पार्ट से ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में। तो तीसरी कसम फिल्म की पटकथा फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी साहित्यिक रचना है। तीसरी कसम की पटकथा मतलब पट मतलब पर्दा, कथा मतलब कहानी। तो तीसरी कसम फिल्म की पटकथा फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी साहित्यिक रचना है। सेल्यूलाइड का अर्थ क्या है? सेल्यूलाइड का अर्थ है कैमरे की रील। आपको पता है अभी तो ये फोन्स आ गए, या पहले जो कैमरे हुआ करते थे उनमें रील आती थी। यदि आपने देखा हो कभी
कहीं पर इस तरह की रील आती थी, ऐसी 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 ऐसी, उसमें खचाखच फोटो खींचे जाते थे। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे बड़े भाई साहब कैमरा लेकर आए थे, बहुत सारे मेरे बचपन के फोटो बहुत सारे उनके पास आज भी रखे हैं। तो अब वो रील भर जाती थी तो फिर दूसरी रील, फिर धुलवाने जाते थे ऐसे। तो वो रील जो रहती थी, वो रील मतलब ये वाली रील नहीं जो अभी लिपसिंग करके बनाई जा रही है, वो रील नहीं, कैमरे में रील होती थी। तो रेणु की लिखी साहित्यिक रचना सेलुलाइड का अर्थ है कैमरे की रील, कैमरे की रील। समझ में आया बेटा? जो कैमरे में रहती थी। कविता में भावुकता, मार्मिकता एवं संवेदनशीलता जैसे गुणों का होना अनिवार्य माना गया है। अब जो कविता रहती है उसमें क्या होना चाहिए? कविता और गद्य में सबसे बड़ा अंतर होता है, कविता में होती है भावुकता, कविता में होती है मार्मिकता और साथ ही साथ संवेदनशीलता, इमोशंस जैसे गुणों का होना अनिवार्य है। कोई भी कविता बिना संवेदनशीलता के नहीं होती, बिना भावनाओं के नहीं होती। कोई भी कविता ऐसी नहीं है जो दिल को छूती ना हो, ठीक है? तो ऐसे गुणों का होना अनिवार्य है। तीसरी कसम फिल्म भी कविता के समान भावुकता, संवेदनशीलता और मार्मिकता से भरी हुई कैमरे की रील पर उतरी फिल्म है, इसलिए इसे सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहते हैं। सेल्यूलाइड मतलब रील पर उतरी हुई फिल्म, इसलिए इसको कहा गया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि सेल्यूलाइड क्या है, क्या है, ठीक है? समझ में आया? बहुत सही। चल, तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपने तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो कि प्रहलाद अग्रवाल जी द्वारा रचित पाठ है, उसको बहुत अच्छे से सुनकर समझ लिया है। और अब इस पाठ से आप आगे आने वाली बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे, आई होप कि आप उन्हें बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। बेटा, हमें साधारण या सामान्य ऐसा नहीं करना कि कर लेंगे, हो ही जाएंगे, अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आउट ऑफ मार्क्स लेकर आना है आपको। पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ही लाना है, एक भी कम नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट।